हेलो फ्रेंड्स, तो आज का टॉपिक है आपका वैदिक सभ्यता, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखो वैदिक सभ्यता, तो वैदिक सभ्यता है ये आपकी जो सिंधु सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता, उसके पश्चात के बाद का सभ्यता है। हमने पढ़ा सिंधु घाटी सभ्यता, तो इसको देखो नष्ट होना, सिंधु घाटी सभ्यता का नष्ट होना, हमने पतन के जो कारण पढ़े उसमें क्या था, जो आपके चाइल्ड गार्डन और व्हीलर ने क्या बताया था, चाइल्ड गार्डन और व्हीलर ने बताया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका पतन होने का कारण क्या था, आपके जो आर्य हैं, आर्यों के आक्रमण। किसने बताया था ये? चाइल्ड गार्डन और व्हीलर। हमने पिछले वीडियोज में देखा है, आप वो जरूर देख लें। तो आर्यों के आक्रमण के कारण क्या, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया और उसके बाद में आ गई आपकी वैदिक सभ्यता। आर्यों के कारण इसका नाम आप आर्य सभ्यता भी कह सकते हैं और इसका नाम आर्य सभ्यता भी पड़ा। देखो इसमें क्या हुआ, वेदों की रचना हुई, इसी समय क्या हो गई आपकी वेदों की रचना, 4 वेद, उपनिषद, वो हम जो वैदिक साहित्य है उसमें एक अलग वीडियो लेके आएंगे, उसमें हम देखेंगे वैदिक संस्कृति आपकी। अभी देखते हैं वैदिक सभ्यता। अब देखो वेदों की रचना हुई और जो ऋग्वेद था आपका, वो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ था, सबसे प्राचीनतम ग्रंथ, इसलिए ये क्या था, महत्वपूर्ण था। और यहाँ से क्या मिलती है हमें, इस वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। कहाँ से? ऋग्वेद से। अब इस आर्यों के बारे में 1853 में मैक्स मुलर ने क्या किया, आर्य शब्द का प्रयोग आपकी श्रेष्ठ जाति के लिए किया, श्रेष्ठ जाति के लिए। किसने किया? मैक्स मुलर ने 1853 के अंदर। और किसका? आर्य शब्द का प्रयोग एक श्रेष्ठ जाति के लिए किया, यह बात आप ध्यान रखना। और इन जो आर्य सभ्यता है उसकी जो आपकी स्थान या जो आपकी सभ्यता थी, ये वो थी ग्रामीण। कौन सी थी? ग्रामीण संस्कृति थी। सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी संस्कृति थी? नगरीय। प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा जाता था इसको। तो ये तो थी नगरीय, और जो आपकी इस वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता है वो कौन सी थी? ग्रामीण सभ्यता थी। और आपकी जो आर्यों की भाषा थी वो थी आपकी संस्कृत। कौन सी? संस्कृत भाषा थी। अध्ययन की दृष्टि से हम क्या करते हैं, अध्ययन की दृष्टि से देखें तो इस वैदिक सभ्यता को 2 भागों में हम बांट लेते हैं, 2 भागों में। पहली कौन सी है आपकी, एक तो ऋग्वैदिक काल, एक तो ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल था आपका 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। जो ऋग्वैदिक काल है वो तो था आपका 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। और जो दूसरा आपका है उत्तर ऋग्वैदिक काल, यह था आपका 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच में। देखो 2 भागों में बांटते हैं, एक तो ऋग्वैदिक काल में और एक उत्तर ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वैदिक 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व है और उत्तर ऋग्वैदिक काल आपका 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आपका कौन से, ऋग्वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल देखते हैं, तो इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। देखो अब देखो बात करते हैं ऋग्वैदिक काल की।
ऋग्वैदिक काल, जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच का काल था। हमें इस ऋग्वेदी के बारे में कैसे पता चला ऋग्वेदी के काल में? तो इस समय एक ऋग्वेद संहिता, ऋग्वेद संहिता की रचना हुई, जिससे हमें इसके काल के बारे में पता चलता है। ऋग्वेद संहिता, हमने पढ़ा कि ऋग्वेद जो आर्य सभ्यता थी वो ग्रामीण थी, और जो आर्य लोग थे उनका आरंभिक जीवन वो क्या था? पशुचारण पर आधारित था। पशुचारण पर आधारित किसका? आर्यों का जो आरंभिक जीवन था वो पशुचारण पर क्या था? आधारित था। अब देखो आगे, इसमें हमें जो आर्य हैं उनके जो निवास स्थल है उस सप्त सेंधव का पता चलता है, जिसे सप्त सेंधव कहा जाता था, का पता चलता है। देखो इससे हमें क्या चलता है कि जो आर्य थे उसका निवास स्थल को सप्त सेंधव कहा करते थे, और सप्त सेंधव में क्या थी? ये सप्त सेंधव है क्या? तो ये 7 नदियों का सेक्टर है, 7 नदियों का सेक्टर है क्या? सप्त सिंधु। अब तो कौन कौन सी नदियां थी? तो देखो, एक तो आपकी सिंधु, एक सरस्वती, सतुद्री, जिसे सतलज। हाँ, यहाँ आप थोड़ा सा ध्यान रखिए क्योंकि यहाँ से एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। सतुद्री, सतलज, विपाशा, व्यास नदियों कहते हैं, परुष्णी, रावी नदी, वेतिस्ता आपकी झेलम नदी, और अस्किनी आपकी चेनाब, जिसे चेनाब कहते हैं नदी। कौन सी? सिंधु, सरस्वती, सतुद्री जिसे सतलज कहते हैं, विपाशा जिसे व्यास कहते हैं, परुष्णी जिसे रावी नदी कहते हैं, वेतिस्ता जिसे आधुनिक नाम झेलम है, और अस्किनी जिसे चेनाब या चेनाब कहते हैं। यह था सप्तसिंधु। और यहाँ पे क्या था? इससे आर्यों का निवास स्थल था। अब देखो, देवताओं के बारे में पता चलता है हमें, देवताओं के बारे में पता। अब देवताओं के बारे में पता कहां से चला हमें? तो एक 1400 ईस्वी में बोगजकोई, एशिया माइनर, जो अभिलेख प्राप्त हुआ, उससे क्या हुआ? देवताओं के बारे में पता चला, जिसमें 3 देवताओं प्रमुख रूप से वर्णन किया गया है। 3 देवताओं का इसमें वर्णन किया गया है। तो आपका एक तो है अरुण, मित्र, नासत्य, इंद्र। सॉरी, 3 देवताओं नहीं, अरुण, मित्र, नासत्य और इंद्र का क्या किया है इसमें वर्णन आपको मिलता है। किसमें? बोगज कोई अभिलेख है आपका एशिया माइनर के नाम से, वहां पे वरुण, मित्र, नासत्य और इंद्र का क्या मिलता है? हमें उल्लेख मिलता है। चलो, तो अब देखते हैं इसकी कुछ जो आपकी सामाजिक आपकी स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, राजनीतिक स्थिति। और एक चीज और देख लो आप यहाँ पे, इसका जो विस्तार है, इसका विस्तार, वो विस्तार है आपका सतलज नदी से
आपका देखो, सॉरी आप नदियों के आगे पढ़ेंगे, पहले ये देखो आप, अफगानिस्तान से आपका आ गया पंजाब, और पंजाब से आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश। किसका? इससे आर्य जो आपकी जो वैदिक सभ्यता है, आर्य सभ्यता, उसका विस्तार। कुछ विद्वान मानते हैं कि जो आर्य हैं वो आपके ईरान से होके आए थे। कहाँ से? ईरान से होके, आपके ईरान से होकर आने का उनका एक ही जो उद्देश्य था, या जो बताने का कारण था भाई, उसका जो साक्ष्य प्रस्तुत करने का, वो था ईरानी ग्रंथ अवेस्ता। जो ईरानी ग्रंथ अवेस्ता है, उसकी बातें आपके जो ऋग्वेद है उससे क्या है, मिलती जुलती है। किसी अवेस्ता कौन क्या है? आपका ईरान का ग्रंथ है, उससे क्या है, आपकी मिलती जुलती बातें ऋग्वेद से। इसलिए कहा जाता है कि जो आपके जो आर्य लोग हैं वो ईरान से होके आए थे। कौन? आर्य ईरान से होके आए थे। एक बात ये, अब देखो जो आपका सतलज और जो यमुना के बीच का क्षेत्र है, सतलज और यमुना के बीच का क्षेत्र सतलज और यमुना के बीच का क्षेत्र, उसको क्या कहा गया ऋग्वेद में? ब्रह्मवर्त। क्या कहा गया है? ब्रह्मवर्त। किसको? सतलज और यमुना के बीच का जो क्षेत्र है उसको ऋग्वेद में ब्रह्मवर्त कहा गया है। और जो आपका मनुस्मृति है, मनुस्मृति, उसमें सरस्वती और जो द्रस्वती नदी है उसके बीच का सेक्टर है ना, तो उसके बीच का सेक्टर है, उसको क्या कहा गया? महर्षि ब्रह्मर्षि सेक्टर कहा गया। किसको? मनुस्मृति में सरस्वती और जो द्रस्वती नदी है उसके बीच के सेक्टर को क्या कहा गया? ब्रह्मर्षि सेक्टर कहा गया। और फिर धीरे धीरे आर्यों ने क्या किया? अपने जो आपका विस्तार है उसको बढ़ाना चालू कर दिया, अपना साम्राज्य का। तो देखो मनुस्मृति में जो सरस्वती और द्रस्वती के बीच में जो सेक्टर है उसको ब्रह्मर्षि सेक्टर कहा गया, और आपके जो गंगा और यमुना के जो सेक्टर था उसको भी ब्रह्मर्षि सेक्टर कहा गया। फिर क्या हुआ? आर्यों ने धीरे धीरे विस्तार किया, तो आपका जो सतलज है, यमुना है, और जो इसके आसपास के जो सीमावर्ती सेक्टर हैं, और जो उत्तरी भारत है, उत्तरी भारत, उसको आर्यवर्त कहा गया। उसको क्या कहा गया? आर्यवर्त। देखो ब्रह्मर्षि सेक्टर और आर्यवर्त, ये तीन चीजें आप ध्यान रखें। अब एक चीज और है जो नदियों के बारे में, तो पहले इसको हम मिटा देते हैं। तो वो देखो, जो आपकी ऋग्वैदिक संहिता या जो वैदिक संहिता है, वैदिक संहिता, उसमें 31 नदियों का वर्णन है। 31 नदियों का उल्लेख है। जो वैदिक या जो ऋग्वैदिक संहिता है उसमें 31 नदियों का क्या है? उल्लेख उसमें किया गया है। लेकिन जो ऋग्वेद है आपका, ऋग्वेद, उसमें 21 नदियों का उल्लेख है। सॉरी 25 नदियों क्या है उसमें उल्लेख है ऋग्वेद में। और जो नदी संहिता आपकी,
उसमें केवल 21 नदियों का क्या है, उल्लेख है। वैदिक संहिता में 31, ऋग्वेद में 25 और नदी संहिता में कितनी नदियों का उल्लेख है, 31 का। बात करें आर्य सभ्यता के समय पवित्र नदी, वो थी आपकी सरस्वती। कौन सी नदी, सरस्वती। ये पहले सरस्वती नदी थी, पवित्र मानी जाती थी, और तो इसलिए इसको नदीत्मा, मातेत्मा, नदीत्मा, मातेत्मा और एक और है ना, तो ये इसको क्या कहा जाता था क्यों, क्योंकि ये पवित्र नदी थी। ऋग्वेद में गंगा का नाम एक बार लिया गया, एक बार। यमुना का नाम 3 बार लिया गया है। गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार। ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। ये देखो, अब इसके बाद देखते हैं हम आपके जो भौगोलिक इसकी सामाजिक स्थिति है उसके बारे में। तो आर्यों के जो आपकी जो ये समाज था वो पितर सत्तात्मक था, पितर सत्तात्मक। आर्य समाज क्या था, पितर सत्तात्मक। सिंधु घाटी सभ्यता मातर समाज सत्तात्मक थी। तो ये पितर सत्तात्मक था, और उस समय जो स्त्रियां हैं उसको, स्त्रियों को पढ़ने का अवसर था। अवसर कैसे था, तो उस समय क्या हुआ, जो आपकी लोपामुद्रा है, लोपामुद्रा है, देखो लोपामुद्रा, सिक्ता, विश्ववारा, अप्पाला नामक विदुषी महिलाएं थी। नामक क्या थी, विदुषी महिलाएं उस समय थी। क्योंकि इससे पता चलता है कि उस समय जो महिलाएं हैं उसको पढ़ने का भी मौका दिया जाता था। और एक भिषज शब्द है, वो आपका वैद्य के लिए प्रयोग होता था। भिषज शब्द किसके लिए, वैद्य के लिए। जो भिषज है वो अश्विन देवता के लिए प्रयोग होता है, अश्विन देवता के लिए प्रयुक्त होता है। एक चीज और इसमें यह कहा गया कि जो आजीवन आपकी जो अविवाहित युवती थी, आजीवन अविवाहित युवती, उसको अमाजू कहते थे। उसको क्या कहा जाता था, अमाजू कहा जाता था। किसको, आजीवन अविवाहित युवती को अमाजू कहा जाता था। अब देखो, ऋग्वेद को जो 10वें मंडल पुरुष सूक्त है, कौन सा, 10वां मंडल पुरुष सूक्त है। 10वें मंडल पुरुष सूक्त में, पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का क्या है, उल्लेख है। जो वर्ण व्यवस्था है आपकी, उसका उल्लेख इसमें है। कौन कौन सा, ब्राह्मण, आपका क्षत्रिय, आपका वैश्य, और लास्ट है शूद्र। तो इसमें से कहा गया कि जो विराट पुरुष है उसके मुख से तो ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई थी, मुख से ब्राह्मण की, भुजाओं से क्षत्रियों की, जांघ से वैश्यों की, और पैरों से शूद्र की क्या हुई थी, उत्पत्ति। कौन कहता है, आपका ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है पुरुष सूक्त, वो ये बात कहता है। हमने इसके बारे में देखा। और अब देखो, और जो आपका समाज संगठन का आधार था, समाज संगठन का
आधार वो आपका गोत्र या जन्ममूलक था, गोत्र या जन्म मूलक था। किसका? समाज संगठन का आधार उसकी गोत्र था। सबसे छोटी इकाई होती थी उस समय परिवार, सबसे छोटी इकाई परिवार होती थी। परिवार का जो मुखिया था उससे कुलप कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आता है कुलप से। जो परिवार का मुखिया था उसे क्या कहा जाता था? कुलप कहा जाता था। समाज में उस समय दो प्रकार के विवाह प्रचलित हुआ करते थे। दो प्रकार के विवाह प्रचलन में थे। आपका एक तो था अनुलोम और दूसरा था प्रतिलोम। अनुलोम विवाह में क्या होता था? जो आपके उच्च वर्ण का पुरुष, उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ग की क्या हो जाती थी? स्त्री। और प्रतिलोम में क्या होता था? जो उच्च वर्ण है उसकी महिला और निम्न वर्ण का क्या हो जाता था? पुरुष। ये था प्रतिलोम। तो हमने इसकी सामाजिक स्थिति, भौगोलिक विस्तार और आयुर्वेदिक शब्द का परिचय वो देखा। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसकी आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति के बारे में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।